वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग व्यतिकरण पढ़ रहे हैं। हमने आपको भी याद करिए एक टॉपिक डिस्कस किया था, फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई का जो व्यंजक आया था वो निकला था डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। देखिए एक बात सुनिएगा, अभी जो हम पढ़ाने वाले हेडिंग उसका नाम डाल दें प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। इंग्लिश में कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है, प्रतिपालित व्यतिकरण का मतलब क्या है, ये शब्द आपके लिए दोनों नए होंगे मुझे लगता है। ना तो आपने प्रतिपालित सुना होगा हिंदी में और ना ही इंग्लिश में सस्टेन्ड सुना है। मैं इनका एक मतलब समझाना चाहता हूं। सस्टेन्ड का मतलब होता है इंग्लिश में वेल डिफाइंड। क्या होता है? यानी अच्छी क्वालिटी का, साफ सुथरा, सही, जो स्पष्ट दिख सके। ऐसा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बातें हैं, वो हम यहां बताने वाले हैं कि जो फ्रिंजें बनेगी वो साफ, स्पष्ट और आपको दिखाई पड़े अच्छे से, उसी को बोलते हैं सस्टेन्ड। तो सुनिए जरा, अच्छी फ्रिंजें प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक जो बात होती है वो मैं पिछले दिन बता भी चुका हूं, कला संबद्ध स्रोत। क्या बता चुका हूं? बताया था। पहली शर्त है कि जो दो स्रोत आपने लिए S1 S2 वो कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। मान लो कोई बच्चा पूछे सर कला संबद्ध ना हो तो क्या व्यतिकरण नहीं मिलेगा? तो ये तो पीछे पढ़ा चुका हूं, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी व्यतिकरण नहीं करते हैं, याद है? क्योंकि उनकी कला हमेशा बदलती रहेगी। तो एक ही बिंदु पे कभी ब्राइटनेस बढ़ेगी तो कभी डार्कनेस, और पूरा पर्दा हमको एक जैसा दिखने लगेगा, फ्रिंज दिखेंगी ही नहीं। इसलिए जरूरी है। तो पहला बिंदु लिखिए, दोनों प्रकाश स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखिए, इस सूत्र से अब हम बताएंगे। ये जो W है, फ्रिंज की चौड़ाई या मोटाई है, बहुत महीन फ्रिंजें बन जाएं अगर तो क्या साफ दिखेंगी? तुम्हें दिक्कत होगी। थोड़ा सा तो मोटी सही बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो देखिए, जो पर्दों के बीच की दूरी है वही तो कैपिटल डी है। यानी दोनों पर्दों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए कि नहीं? या प्रकाश स्रोतों और जिस पर्दे पर प्रतिरूप बन रहा है उनके बीच की दूरी सफिशिएंट होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पर्याप्त। तो ये दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त में लिखिएगा, स्रोतों S1 व S2 से पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी यानी कैपिटल डी पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरी शर्त की बात करता हूं। देखो ये जो W है, जब बढ़िया मान आना है तो स्मॉल डी जो नीचे भाग में ये छोटा होगा तो W का मान बड़ा आएगा कि नहीं? और स्मॉल डी था क्या? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, S1 S2 के बीच दूरी थी, तो ये छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगली शर्त है स्लिट। स्लिट इंग्लिश में शब्द है, मैंने हिंदी में लिख दिया। स्लिट को हिंदी में झिर्री कहते हैं, ठीक है? तो स्लिट S1 व S2 के मध्य दूरी स्मॉल डी न्यूनतम होनी चाहिए। अगला स्टेप सुनिए, जो स्लिट बनी है ना, ये बहुत नैरो, मतलब संकरी, बहुत ज्यादा प्रकाश भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो पर्दा पूरा चमकदार ही दिखेगा फिर से। तो नैरो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कहते हैं सकरी। तो अगला स्टेप लिखिए,
स्लिट S1 व S2 सक्रिय होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। एक और पॉइंट, जो प्रकाश प्रयोग किया है हमने वो एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। मैंने एक वर्णीय प्रकाश के उदाहरण बताए थे, कुछ नहीं याद है किसी को? मरकरी वाला और सोडियम लाइट, याद है? मरकरी लाइट और सोडियम लाइट। तो एक शर्त ये लिख दें, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। एक और बात है, जो आवृत्ति है ध्यान रखिएगा वो समान होनी चाहिए, और जो आयाम है वो या तो समान हो या लगभग समान हो। तो अगला पॉइंट, आवृत्ति समान होनी चाहिए, बराबर, यानी आवृत्ति समान होनी चाहिए। अगला लिख दो, व्यतिकारी किरणों या पुंज कह सकते हो, व्यतिकारी पुंजों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, या लगभग बराबर होने चाहिए। इतनी शर्तें हैं, ये नोट करिए आप लोग।